आज दिल्ली की सरकार ने 76,000 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में सबसे अहम बात क्या रही? सबसे अहम बात थी 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए से ज्यादा का मदद मिलेगा, आर्थिक मदद। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में महिलाओं को ऐसी मदद देने का ऐलान कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भी आज ही महिलाओं के लिए हर महीने 1,500 रुपए देने का ऐलान हुआ है। 2014 के बाद से हर राजनीतिक दल महिला वोट पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है देश की राजनीति का बदला हुआ चेहरा। अब मैं आपको पिछले 2 दिन में हुए 4 बड़े राजनीतिक घटनाक्रम दिखाता हूं। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक मदद की योजना के बारे में आप जान गए हैं। अब आप ये देखिए कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की। इसमें से आसनसोल, जो कि वहां पर एक संगीतकार और भोजपुरी फिल्म और संगीत के स्टार अभिनेता पवन सिंह को टिकट दिया गया, जबकि यूपी के बाराबंकी से उपेंद्र सिंह रावत को। दोनों ने टिकट वापस कर दिया। वजह क्या है? वजह है बीजेपी की औरतों के लिए सम्मान वाली इमेज। मतलब महिला वोट को ध्यान में रखकर पार्टियां बहुत संवेदनशील हैं, छोटी से छोटी बात का ख्याल रख रही हैं। महिला वोट के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी संवेदनशीलता के साथ इकोनॉमी में भी खास जगह बनाई है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि भारत का नक्शा देखते रहिएगा और ये सुनते रहिएगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिला सहायता के लिए क्या बजट है। हिमाचल में हर महीने 1,500 रुपए मदद का ऐलान दिया गया है, जबकि पंजाब में 1,000 रुपए का वादा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। दिल्ली में 1,000 रुपए का, मध्य प्रदेश में 1,000 रुपए का, छत्तीसगढ़ में 1,000 रुपए का, पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और जनजाति को 1,200 यानी 1,200 रुपए का और सामान्य को 1,000 रुपए महीना देता है। बिहार में गरीब महिलाओं को 300 रुपए महीना, तमिलनाडु में 1,000 रुपए महीना, कर्नाटक में 2,000 रुपए महीना, तेलंगाना में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 2,500 यानी 2,500 रुपए महीना, आंध्र प्रदेश में SC, ST और BC यानी बैकवर्ड क्लास की महिलाओं को हर साल 18,750 रुपए की मदद दी जाती है। यह सारा सरकारी आंकड़ा है। जब आपको महिला वोट की राजनीति का दिलचस्प आंकड़ा देखने को मिलेगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे और ये समझ आ जाएगा कि आखिरकार ये लोक लुभावन योजनाएं महिलाओं के लिए क्यों लागू की जाती हैं। क्योंकि 2024 के चुनाव करीब हैं, इसीलिए महिला वोटर पर विशेष ध्यान देने की वजह आपको सीधी समझ आ जानी चाहिए। देश में महिला वोट 47 करोड़ का है, जो कि कुल वोट का 49% है। पिछले कुछ सालों में महिला वोटिंग लगातार बढ़ी है। 2019 में पुरुषों की तुलना में महिला वोट 0.17% बढ़ा। यह संयोग है या प्रयोग कि चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। देश में और भी ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके बारे में चुनाव विशेषज्ञों का दावा है कि उनकी जीत में महिला वोट का बड़ा योगदान है। बिहार में नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार। ये सब इसी की मिसाल है। यहां एक और सवाल उठता है। सवाल यह उठता है कि क्या महिला वोट राजनीति में अचानक महत्वपूर्ण हो गया या शुरू से ही इनकी भूमिका बहुत अहम थी? अगर शुरू से थी तो अब इतनी ज्यादा चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्यों हो रही है? क्यों सबने अपने खजाने महिला योजनाओं के लिए यूं खोल दिए? तो इस पर भी हम अपने एक्सपर्ट की राय आपको सुनाना चाहते हैं। इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर पार्टी ये चाहती है कि महिला वोटरों को अपनी ओर साधा जाए, क्योंकि अगर महिला वोटरों में किसी भी पार्टी की बढ़त होगी तो उसे चुनाव में बढ़त हो सकती है। 50% वोटरों में अगर आपने 3, 4, 5% की लीड बना ली तो आप जीत के करीब पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या तमाम रीजनल पार्टियां हो, सारी पार्टियों की ये कोशिश है 2024 के चुनाव के मद्देनजर कि महिला वोटरों को साधा जाए। मध्य प्रदेश में हाल ही में बीजेपी सरकार ने बड़ी जीत हासिल की और ये कहा जाता है कि लाडली बहना स्कीम और जो तमाम महिलाओं के लिए योजनाएं बीजेपी सरकार ने निकाली थी उसका उनको फायदा मिला। तमाम सरकारें जो योजनाएं लेके आती हैं पिछले 5-7 सालों में ये देखने को मिला है, ऐसे मतदाता जिनको योजनाओं का फायदा मिलता है
उनके वोट का बड़ा हिस्सा रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाता है, क्योंकि महिला वोटर जिस ओर झुकेगा उस पार्टी को एक हेड स्टार्ट मिलता है, उस पार्टी को एक बढ़त मिलती है। वैसे अगर हम इसके आर्थिक पहलू को समझें तो पूरी दुनिया इस बात पर एक राय है कि अर्थव्यवस्था में महिला भागीदारी जितनी ज्यादा होगी, प्रगति भी उतनी ही ज्यादा होगी। हाल में एक बहुत ही चौंकाने वाला रिसर्च भी आया है। जनसंख्या में महिला की हिस्सेदारी 48% है, जबकि जीडीपी में उनकी भागीदारी केवल 18% है। भारत की वर्कफोर्स में अगर महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से बराबर कर दी जाए तो जीडीपी में 27% की ग्रोथ हो सकती है। यह एक बड़ा आंकड़ा रिसर्च में सामने आया है। राजनीति में महिला के वोट प्रतिशत बढ़ने से जीत के जीडीपी में भारी बढ़त दर्ज हो रही है। इसका सबूत अब हम आपको भारत के नक्शे पर दिखाते हैं। 2014 में 2023 तक अगर इसमें देखें हम तो हमारे देश में 56 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 41 चुनाव में महिला का मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। 56 चुनाव में मतदान में महिला वोट परसेंटेज में बढ़त कितनी रही? 1.63%, और इसमें भी जीत का प्रतिशत एनडीए का ज्यादा रहा। 2014 में हुए एक सर्वे में यह बात भी सामने आई कि 70% महिला वोटर अपने पति के कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से वोट करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के जिन 4 गरीबों का जिक्र किया है, उन 4 गरीबों में महिला भी शामिल है। उनकी योजनाओं में महिलाओं की प्रगति का दृष्टिकोण दिखता भी है। गैस, चाहे गैस सिलेंडर की बात करें, घर की बात करें, शौचालय की बात करें, आयुष्मान और महिला आरक्षण के लाभार्थियों की बात करें, तो वो सब महिलाएं हैं। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको यह समझना होगा कि आप पटियाल के इस परीक्षण को याद रखें। आपको याद रखना होगा, लोकतंत्र में वोट बैंक का महत्व तभी पता चलेगा जब तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण का अंतर भी आप समझ पाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल को देश की सबसे बड़ी अदालत से आए उस फैसले का परीक्षण करना है जो उन जनप्रतिनिधियों के लिए नजीर बनने वाली है जो अंतरात्मा की आवाज और बतौर सांसद या फिर विधायक मिलने वाली स्पेशल पावर्स के चलते राजनीति में रिश्वतखोरी जैसे महापाप करने के बावजूद बच निकलते हैं। सबसे पहले अदालत के उस फैसले के बारे में आप भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के बारे में कहा है कि संसद के सदस्य हों या विधानसभा के मेंबर, घूस लेने पर संसद और विधानसभा वोटिंग करते हैं, वो उन लोगों से सवाल पूछते हैं पैसे लेकर, तो विशेषाधिकार के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी। संसद और विधायक का रिश्वत लेना भी भ्रष्टाचार माना जाएगा और उन पर भी उसी तरह मुकदमा चलेगा जैसे बाकी लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप के मुकदमे चलते हैं। राजनीति में शुचिता को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि सांसद हो या विधायक, अब तक संविधान से मिले अधिकारों की पेचीदगियों के सहारे रिश्वत के मामलों में कानूनी कार्रवाई से ये लोग बच निकलते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजनीति में भ्रष्टाचार को नए सिरे से परिभाषित करने के बाद अब जनता के वोट की बदौलत संसद और विधानसभाओं में बैठने वाले माननीय वोट या फिर सवाल के बदले नोट पकड़ने के पहले शायद अब 100 बार सोचेंगे। इस फैसले में सबसे बड़ी बात यह है कि सांसद या विधायक जो संसद या विधानसभा के अंदर जो करते हैं वो कानून के दायरे से बिल्कुल बाहर नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो वहां अगर वो कोई कानूनी अपराध करते हैं तो अगर उस अपराध का उनके संसदीय या विधायिका के काम से कोई ताल्लुक नहीं है तो उन पर साधारण कानून लागू होगा। जब ये जो पीवी नरसिम्हा राव केस में या झारखंड मुक्ति मोर्चा केस में ये कहा गया था कि अगर कोई सांसद रिश्वत लेकर उस तरह का काम करता है जिसके लिए रिश्वत ली है तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा, वो फैसला गलत था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्यों मील का पत्थर कहा जा रहा है, इसे समझना भी बेहद जरूरी है। रिश्वत लेने पर सांसदों और विधायकों पर मुकदमा चलना चाहिए या नहीं, इस पर 2.5 दशक पहले 1998 में घूसकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। लेकिन
10 साल पुराने 2012 के रिश्वत के एक मामले में सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया। राजनीति में रिश्वत के दोनों मामलों में आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन और जेएमएम विधायक और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन। 1993 में शिबू सोरेन पर कैश फॉर वोट के आरोप लगे थे। 2012 में सीता सोरेन पर वोट देने के लिए घूसखोरी के आरोप लगे थे। शिबू समेत जेएमएम के 6 सांसदों पर घूस लेकर वोट देने का आरोप था। सीता सोरेन पर राज्यसभा चुनाव में वोट के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। 1998 में शिबू सोरेन को सांसद के विशेषाधिकार की वजह से मुकदमे में राहत मिल गई। 2014 में इसी आधार पर सीता सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट से राहत के लिए अपील की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सदन से हासिल विशेषाधिकार के तहत सांसदों विधायकों को मुकदमे में मिली छूट के फैसले पर रिव्यू शुरू किया। और आज कोर्ट ने साफ कर दिया कि सांसद और विधायक भी घूस लेंगे तो वो भ्रष्टाचार ही माना जाएगा। देखिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है उसका देश की राजनीति पर असर होना तो अच्छा चाहिए, लेकिन उसमें सोचने की देखने की बात ये होगी कि जब कोई विधायक या कोई संसद सदस्य रिश्वत या पैसा या घूस लेकर वोट करता है या सवाल पूछता है तो उसको साबित कैसे किया जाएगा। अगर उसको ठीक से साबित हो सके, कोई ये करते हुए पकड़ा जाए और उसका सबूत मिल जाए तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि उस सांसद या विधायक के ऊपर मुकदमा चलेगा, आपराधिक मामला चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को आखिर अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करने और फिर उसे पलट देने की जरूरत पड़ी क्यों? इसका जवाब है राजनीति में बढ़ती मनी पावर, खास तौर पर संसद विधानसभाओं के अंदर होने वाले चुनावों के दौरान बढ़ती क्रॉस वोटिंग का कल्चर। अंतरात्मा की आवाज का नाम देकर हर पार्टी खुलेआम इस परंपरा को बढ़ावा देती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा चुनाव या फिर अविश्वास प्रस्ताव, कई मौकों पर वोटिंग के लिए रिश्वत के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन राजनीति में ये नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बीमारी है ये। 60 साल पहले राज्यसभा चुनाव में कैश फॉर वोट की शुरुआत हुई। 1964 में बिहार की 8 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे। कांग्रेस के 6 प्रत्याशियों के अलावा 5 और प्रत्याशी मैदान में थे। कांग्रेस के एक प्रत्याशी शीलभद्र याजी भी थे, जो उद्योगपति राजेंद्र प्रसाद जैन की राज्यसभा की सीट में एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, याजी साहब और जैन साहब। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग से जैन ने चुनाव जीत लिया। शीलभद्र याजी चुनाव हार गए। याजी ने जैन पर विधायकों को घूस देने का आरोप लगा दिया और जैन का निर्वाचन रद्द करने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई। शीलभद्र याजी ने कोर्ट में साबित कर दिया कि 2 कांग्रेस विधायकों ने रिश्वत ली थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और 1967 में चुनाव निरस्त कर दिया गया। लेकिन अंतरात्मा की आवाज पर क्रॉस वोटिंग का सिलसिला वक्त के साथ साथ रुका नहीं, बढ़ता चला गया, क्योंकि सांसदों और विधायकों को मालूम होता है कि क्रॉस वोटिंग की वजह से अगर कोई मुसीबत आ जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है तो बचाव के लिए सबसे मजबूत ढाल होगा विधायिका से मिला गया विशेष अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले के बाद अब उन विधायकों और सांसदों को सावधान हो जाना चाहिए या उन्हें सावधान रहने की जरूरत है जो अंतरात्मा की आवाज के नाम पर संसद और विधानसभाओं में क्रॉस वोटिंग करने से ना डरते हैं ना कोई गुरेज करते हैं। पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान बड़ा है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत का वजन ग्लोबल मंच पर बढ़ रहा है। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। लेकिन भैया, वजन तो भारत के बच्चों का भी बढ़ रहा है और ये बड़ी चिंता की बात है हमें और आपके लिए। पटियाल आज भारत की इसी भारी भरकम चिंता का परीक्षण करेगा। भारी भरकम चिंता मतलब क्या है? हमारे देश की ओवरवेट वाली समस्या। हर घर में कोई ना कोई ओवरवेट आजकल मिल जाता है और ये सबसे बड़ी समस्या है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में मैं आपको खबरदार तो करता ही रहूंगा,
आपके बच्चे भी स्वस्थ रहें, इस पर भी मेरा फोकस हमेशा रहता है। आज चिंता की बात यह है कि देश में करोड़ों बच्चे ओवरवेट हो गए हैं या फिर ओवरवेट होने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य और बीमार आदमी में किलोग्राम भर का ही फर्क होता है। वजन को लेकर पिछले 32 साल का चौंकाने वाला आंकड़ा आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में भारत की बढ़ती वजन दर का परीक्षण आज बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है, द लैंसेट की रिपोर्ट ने आंकड़े हैरान करने वाले दिए हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ समस्या का समाधान तलाशना है, और इस समस्या का समाधान भी पटियाल आज आपको देकर जाएगा। पहले रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट क्या कहती है? द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 9 साल तक के 1 करोड़ 25 लाख बच्चे ओवरवेट हैं। इसमें 73 लाख लड़के और 52 लाख लड़कियां शामिल हैं। बड़ी बात यह भी है कि साल 1990 में यह आंकड़ा सिर्फ 2 लाख था, 2 लाख लड़कों का, 2 लाख लड़कियों का। अगर 20 साल से ऊपर के पुरुष और महिलाओं की हम बात करें तो देश के 2 करोड़ 60 लाख पुरुषों का वजन बढ़ा हुआ है, वहीं 4 करोड़ से ज्यादा महिलाएं भी ओवरवेट हैं। यह भारत का आंकड़ा था। अब आपको पूरी दुनिया की तस्वीर दिखाता हूं। पूरी दुनिया में 37 करोड़ से ज्यादा पुरुष और 50 करोड़ से ज्यादा महिलाएं ओवरवेट हैं। पूरी दुनिया के 16 करोड़ से ज्यादा बच्चों का वजन भी बढ़ा हुआ है ना चिंता की बात? ये वजनदार लोगों के मामले में दुनिया के 197 देशों में भारत की रैंकिंग 174वें नंबर पर है। सिर्फ पुरुषों की बात करें तो ये रैंकिंग 180वें, और अगर महिलाओं के मामले में वजन वाली रैंकिंग देखें तो 182वें नंबर पर है। अब आपको लग रहा होगा कि वजन ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे भैया, आपका वजन बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है, और पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं? ये ओवरवेट से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए हर साल लोगों को 2.8 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यह देश की जीडीपी का 1% है, 1% है। अनुमान तो यह भी लगाया जा रहा है कि लोगों का वजन अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो साल 2060 तक देश को 69 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अंदाजा लगाइए, 69 लाख करोड़ रुपए का। हमारे देश में वेट मैनेजमेंट का बाजार छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। कोई वजन कम करने के लिए दवाई बेच रहा है, तो कोई वजन बढ़ाने के लिए, ये सुना ही होगा आपने, वेट कंट्रोल करने का दावा करने वाला मार्केट 1.72 लाख करोड़ का है। 1.72 लाख करोड़, और साल 2028 तक ये बढ़कर ये बाजार कितने का हो जाएगा? 3.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। देखिए, अच्छा खासा धंधा चल रहा है। साल 2022 में वजन कम करने वाली दवाओं का मार्केट 174 करोड़ रुपए का था, जो कि पिछले 2 साल में बढ़कर 474 करोड़ हो गया है। उछाल देखिए कितना बड़ा है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि वजन बढ़ने से कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है। आर्थिक नुकसान तो आपको बता दिया, अब आपको ओवरवेट होने से शारीरिक नुकसान क्या होता है यह भी बताता हूं। ज्यादा वजन होने से दिल की बीमारी, मधुमेह, अस्थमा, आर्थराइटिस, ये सब चीजों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। या मान लीजिए कि आप इन बीमारियों को मोल ले लेते हैं अगर आपका वजन ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश में ऐसा क्या हो गया जो लोगों का वजन तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, वजन बढ़ने के लिए कोई एक कारण नहीं है, इसके कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो हमारी खाने पीने की आदतों का बदलाव है। पहले भारत का भोजन पारंपरिक था, जिसमें दाल, अनाज, फल, सब्जियां ये सब शामिल होते थे, लेकिन समय के साथ साथ खाने की आदतें बदल गई। आजकल लोग ज्यादातर फैट कम और न्यूट्रिशन, मीट, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करने लग गए हैं, और यही वजह वजन बढ़ने का कारण खासकर जंक फूड भी है। मतलब वजन बढ़ने का सबसे कारण शिफ्ट और आपका जो डाइट है उसको लेकर है। पब्लिक इंटरेस्ट में हमारी कुछ सलाह है, इसे आप अपना लेंगे तो आपका वजन भी कंट्रोल हो जाएगा। देखिए है क्या वो सलाह। कैसे ओबेसिटी बढ़ रही है और इसके कारण मोटापा, और उसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, गायनी प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, ऑल दिस प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पहले उनको अवेयर करें। सेकंड, डाइट क्या अच्छी है क्या बुरी? अच्छी डाइट इज होल ग्रेन, पल्सेस, मिलेट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। एक्सरसाइज, वर्कआउट इज मस्ट, बिकॉज उसी से आपका ये
वर्कआउट होने के कारण ओबेसिटी, ओवरवेट कम रहेगा। फोर्थ, लाइफस्टाइल, गुड लाइफस्टाइल। आपको स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटी, प्रॉपर स्लीप, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। पब्लिक इंटरेस्ट में डॉक्टर नीलम मोहन की 5 सलाह तो आपने सुन ली। छठी सलाह पटियाला आपको देता है। अब सोच रहे होंगे कि वो क्या है। समय समय पर अपना BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स नापते रहे। इसे अपनी हाइट और वजन के आधार पर नापा जाता है। अगर आपका BMI 18 से कम हो जाता है तो आप अंडरवेट हैं, और अगर ये 18 से 24 के बीच में है तो आपका वजन नॉर्मल है। लेकिन अगर BMI 25 से 29 के बीच है तो मतलब आप ओवरवेट हो गए हैं, और अगर BMI 30 से ऊपर है तो आप ओबेसिटी का ध्यान रखना होगा आपको। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई SBI ने उसमें वक्त मांग लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके तहत चंदा दिया जाता है पार्टियों को, उसका जिक्र करता हूं। SBI ने सुप्रीम कोर्ट से समय की मांग की है। SBI ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 6 मार्च तक का टाइम दिया था कि SBI ने जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उसको लेकर जो भी उनके पास डिटेल है उसका डेटा 6 मार्च तक देना होगा। लेकिन उसको लेकर SBI ने समय मांग लिया है, और SBI कहता है कि 30 जून तक उनको समय दिया जाए, क्योंकि अब SBI इसकी विस्तृत रिपोर्ट जुटाना चाहता है, तभी पूरा ब्यौरा दे पाएगा। मेरे सहयोगी निपुण मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निपुण, क्या कुछ कहा गया है SBI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल जगविंदर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को ये आदेश दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो है उसमें जो प्राइवेसी का क्लॉज है, यानी लोगों की जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी कि किसने किसको कितना चंदा दिया है, ये गलत है। और जो मतदाता है उसको जानने का अधिकार है कि किसको किसने कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तब इसको असंवैधानिक करार दिया था और रद्द कर दिया था, और चुनाव आयोग को पूरा डाटा दे। इलेक्शन कमीशन को डाटा मिले स्टेट बैंक की तरफ से, और स्टेट बैंक को 6 मार्च तक ये डाटा देना है कि 2017-18 से लेकर 2024 तक। आपको नहीं लगता है कि तब तक तो लोकसभा का चुनाव भी निकल जाएगा? ये इतना लंबा समय क्यों मांग लिया SBI ने? बिल्कुल जगविंदर, बिल्कुल सही सवाल है आपका कि जब सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं मंशा ये थी कि मतदाता जो है वो जान सके कि किसको कितना चंदा मिला है और किससे मिला है, और सुप्रीम कोर्ट ने तभी 6 मार्च तक का समय दिया था और ये कहा था कि चुनाव आयोग 6 मार्च तक जो जानकारी स्टेट बैंक देगा उसको 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा ताकि लोग उसको देख सकें। लेकिन अब स्टेट बैंक कहता है कि 44,000 के करीब आंकड़े हैं जिनका विश्लेषण होगा, जिनकी एनालिसिस की जाएगी, उनको तरतीब से एक आंकड़े के रूप में जमा किया जाएगा और तब हम दे पाएंगे। तो हमको समय लगेगा, और 15 फरवरी को जो आपने 3 हफ्ते का समय दिया था यानी 6 मार्च तक का समय दिया था वो अपर्याप्त है, नाकाफी है। तो हम 30 जून तक का समय मांगते हैं। बात और है निपुण, मैं एक बात आपकी बात से और समझना चाहता हूं, बैंकों का तो सारा रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड होता है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। फिर ऐसा कौन सा नया आंकड़ा खोज कर लाना है जो डिटेल अभी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी जा सकती? बिल्कुल सही सवाल है ये भी जगविंदर, क्योंकि ये सारा कुछ डिजिटल होता है और स्टेट बैंक के पास हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी। लेकिन स्टेट बैंक यही कह रहा है कि हमको जो आंकड़े जो हमारे पास हैं उसका विश्लेषण करके उसको तरतीब में जमा करके चुनाव आयोग को देने के लिए समय की जरूरत है, और 3 हफ्ते का समय नाकाफी है। हमको 30 जून तक का समय दीजिए। अब ये निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट पर कि वो इस पर क्या रुख अपनाता है। लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी कि 13 मार्च तक लोग सारी जानकारी पा सकें, देख सकें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए, शायद वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ समय तो सुप्रीम कोर्ट जरूर दे देगा इलेक्शन कमीशन को। अगर इलेक्शन कमीशन के पास आंकड़े तैयार होते तो 6 मार्च तक वो सप्लाई कर दिए जाते चुनाव आयोग को। लेकिन चुनाव आयोग को देने में स्टेट बैंक को अभी समस्या है और वो समय मांग रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो कितना समय देता है। क्या 30 जून तक का जो समय मांगा गया है वही समय देता है या 1-2 हफ्ते का समय बढ़ा देता है? बहुत बहुत शुक्रिया निपुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो हैरान हूं कि आजकल तो मोबाइल पर एक ऐप आता है और हम सब आपके अपनी बैंक डिटेल्स, तमाम ट्रांजैक्शंस हम भी देख लेते हैं, कोई सरकारी एजेंसी चाहे वो भी तुरंत देख लेती है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ये आंकड़े क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा सवाल आगे भी खोजने लायक बनता है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को 6 मार्च तक वो आंकड़े देने थे जो चुनावी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब नई बहस छिड़ गई है, नई सियासत शुरू हो गई है कि आखिरकार क्यों जून तक का वक्त मांगा गया। आखिरकार सब कुछ तो बैंकों के पास मौजूद रहता है, कंप्यूटर में दर्ज रहता है, फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को पार्टियों से जुड़े चुनावी चंदे का हिसाब देने में आनाकानी कर रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साधारण भाषा में चुनावी बॉन्ड एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसके जरिए आप राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं। ये मैं आपको समझा देता हूं, जिसको लेकर ये सारा विवाद है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही बेच सकता है। चुनावी बॉन्ड का प्लान कब आया और कैसे आया, ये समझा देता हूं। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आई थी। इसके जरिए कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी या फिर कोई कारोबारी राजनीतिक दल को चंदा दे सकता है। योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआई को बनाया गया था, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। यही बैंक धनराशि जारी करता है। एसबीआई की अधिकृत ब्रांच से चुनावी बॉन्ड खरीदने की व्यवस्था की गई। चुनावी बॉन्ड 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक खरीदा जा सकता है। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड जारी होने के बाद 15 दिन के अंदर उसे भुनाना होता है, कैश करवाना होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले डोनर का नाम या कोई अन्य जानकारी किसी को नहीं दी जाती, यानी ये सारी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है। अब ये बताता हूं कि पिछले 4 सालों में चुनावी बॉन्ड से किस पार्टी को कितना चंदा मिला। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो आंकड़े हैं, उन्हें देखने के बाद आपको भी समझ आ जाएगा कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला। साल 2018 में अगर हम बात करें और 2022 तक की, तो राजनीतिक दलों को कुल चंदा जो मिला वो मिला 9191 करोड़ रुपए का। बीजेपी को 5272 करोड़ रुपए का मिला और इस कुल चंदे का करीब 70% हिस्सा बैठता है जो बीजेपी को गया। कांग्रेस को मिला 952 करोड़ रुपए का। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को मिला 768 करोड़ रुपए का, जबकि बीजेडी को 622 करोड़ रुपए का मिला और डीएमके को 432 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला। यह पूरा आंकड़ा हमने पार्टी वाइज आपको दिया। पब्लिक इंटरेस्ट में अब वक्त आपके कमेंट्स का है जो आपने कल के शो पर हमें भेजे हैं। चलिए देख लेते हैं। गुरमीत सिंह जी फौरन लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं? नमस्कार सर, आपका पब्लिक इंटरेस्ट शो बहुत बढ़िया होता है जिसमें आप हर मुद्दे को अच्छे से हाईलाइट करते हो। रियली यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, कैरी ऑन। बस एक ही विनती है कि कभी भी बायस्ड मत होना, जैसा आजकल बहुत से चैनल्स पर हो रहा है। गुरमीत जी, वादा है आपसे कभी नहीं होंगे, सवाल ही नहीं उठता। और आप सब भी हमें इसी तरह से पब्लिक कमेंट्स आते रहेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट रोचक होता रहेगा। आज पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आपने सोशल मीडिया पर कमेंट्स जरूर भेजने हैं कि हमारा कार्यक्रम, हमारी खबरें आपको कैसी लग रही हैं, क्योंकि ये आप ही का शो है। कल रात मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।